हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब जो दुर्वा का हम सेकेंड चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, उस चैप्टर का क्या नाम है? सबसे सुंदर लड़की। कहने के लिए अगर हम ये देखें तो ये एक कहानी है, लेकिन ये हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। जैसे हम लोग शुरू से ही अपनी दादी नानी से कहानी सुनते आते हैं, तो हर कहानी के एंड में कुछ शिक्षा होती है। उसी तरह इस कहानी के एंड में भी हमें एक शिक्षा मिलेगी। तो वो शिक्षा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम कहानी देखेंगे। तो ये कहानी लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी कविता, कोई भी कहानी पढ़ें, समझे, कुछ भी हो, हमेशा उसी किसने लिखा है, ये राइटर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये राइटर्स बहुत मायने रखते हैं हिंदी में। तो आप शुरू से अगर इस चीज की आदत डालेंगे तो हमेशा आप ये चीज याद रखिए कि आपको राइटर्स को याद करने के लिए कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। चैप्टर्स के साथ याद रखिए, सबसे सुंदर लड़की विष्णु प्रभाकर, चिड़िया और चुरुंगन हरिवंश राय बच्चन। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि हमको हमेशा चैप्टर के साथ उनके राइटर्स का नेम याद रखना है, बस। तो आपको यहाँ पर अब हम जो बताने जा रहे हैं, आपको फिर से एक चीज समझाते हैं कि हम जो भी हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। साहित्य यानी लिटरेचर जो हम लोग पढ़ते हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज अलग अलग होता है ना, तो हिंदी जो साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। एक होती है गद्य विधा, एक होती है काव्य विधा। ठीक है, गद्य और काव्य दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। गद्य में हमारे अंदर क्या आती हैं? आपकी कहानी है, निबंध है, एकांकी है, साक्षात्कार है, इस तरीके के सभी हमारे गद्य के अंतर्गत आएंगे। और कविता में क्या आता है हमारे अंदर? जो ये काव्य में क्या आता है? कविता है, आपके दोहे आएंगे। अभी आप दोहे, चौपाइयाँ जो पढ़ेंगे आप आगे क्लासेस में, ये सभी हमारे काव्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हम जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें स्टोरी और पोइट्री अलग अलग होती है, उसी तरीके से इसमें भी स्टोरी और पोइट्री अलग है, गद्य और काव्य में। तो चलिए, अभी हमने जो इससे पहले जो चैप्टर चिड़िया और चुरुंगन पढ़ा था, वो हमारा काव्य विधा में था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा क्या है? गद्य में है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। यानी समुद्र होता है ना आपका, सी साइड, उसमें आसपास देखिए छोटे छोटे से गांव बसे होते हैं। क्यों? वो गांव जो बसे होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है? समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना या वहां से चीजें कलेक्ट करना, ये सब चीजें उन लोगों का पेशा होता है। इसलिए वो आते हैं वहीं। अब वहां बार बार समुद्र के इतनी दूर आना जाना तो मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो वहीं समुद्र के किनारे अपने अपने गांव बसा लेते हैं। तो ये वही था, समुद्र के किनारे एक गांव बसा हुआ था, और वहां पर जो रहता था एक कलाकार था। कलाकार मतलब जो कुछ बनाता हो। क्या था? वह दिन भर समुद्र की लहरों में खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। समुद्र के किनारे जब आप जाएंगे ना, तो उसमें तरह तरह की सीपियां आती हैं समुद्र से निकल निकल के, तो वो उन सीपियों को कलेक्ट करता था, उनको हमेशा ले लेता था, समेट लेता था, और उन्हीं से अच्छी अच्छी चीजें बनाता था। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर शंख, नाना रूप के मतलब विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शंख। शंख होते हैं ना, कभी कोई लंबे से होते हैं, कोई मोटे से होते हैं, कोई चौड़े से होते, बड़े तरह तरह के शंख आते हैं होते, तो उन सबको कलेक्ट करता था। चित्र विचित्र पत्थर, यानी रंग बिरंगे पत्थर भी निकल के आते हैं समुद्र से। ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर ले देता था। मतलब जब वो जाल फेंकता था, तो समुद्र जो है उसके जाल में ये सारी चीजें भर देता था, और वो जाल को खींच लेता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता था। उनसे बहुत ही अच्छी चीजें बनाता था, और बगल का जो गांव था या शहर थे, उनमें जाकर ये सारी चीजें बेचता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उस कलाकार का एक बेटा था, उसका नाम हर्ष था। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। उसकी उम्र 11 वर्ष की थी मात्र। हर्ष की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष की थी। मगर वो 11 वर्ष की उम्र में भी समुद्र में बिल्कुल ढटके घुस जाता था। मतलब कि उसको बिल्कुल समुद्र से डर नहीं लगता था। वो जैसे तालाब में बत्तख तैरती है, वैसे वो समुद्र में ही तैरता घूमता फिरता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया।
तो कलाकार जो था उसका एक रिश्तेदार था, उसका एक मित्र वहां पर छुट्टी मनाने आया उसी गांव में। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। उस जो आया था मित्र, उसकी एक बेटी थी मंजरी, जैसे इधर हर्ष था वैसे उसकी बेटी मंजरी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। और उस मंजरी की उम्र क्या थी, 9-10 साल के करीबन थी और खूब सुंदर थी, जैसे कोई गुड़िया होती है ना वैसे वो खूब सुंदर थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता, यानी कि उसको बोलता कि चलो हम लहरों में खेलते हैं, मगर वो तो समुद्र के साथ हैबिचुअल नहीं थी, तो वो समुद्र के पास जाने से डरती थी, मगर लेके जाता था हर्ष उसको कि चलो चलते हैं। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो डेली डेली समुद्र के पास ले जाता था, तो मंजरी एक दिन बहुत तेज चिल्ला गई कि तुमको समुद्र से डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तो हर्ष क्या कहता, हम मुझको डर नहीं लगता, ये लहरें तट पे आती ही हैं कि हम इनके साथ खेल सकें। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मतलब ये दोनों बात कर रहे थे, इतने में एक बहुत बड़ी सी लहर आई। मंजरी को लगा कि हर्ष को ले जाएगी साथ में, लेकिन हर्ष तो तुरंत उछला और उस जो है लहर पर सवार हो गया और तुरंत ही वो किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी भी डर रही थी, लेकिन वो भी अंदर से चाहती थी कि हम भी समुद्र पर तैरें। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था, उसे ये सब चीजें तब और जरूरी लगती थी जब वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती थी। और खास तौर से उसका मन तब और करता जब वहां के आसपास की लड़कियां, मतलब उस गांव की और लड़कियां जो हैं वो इन समुद्र पे खूब अटखेलियां करती थी, मगर वो नहीं कर पाती थी। और खास तौर से कनक को देखकर उसे बड़ा मन करता था। कनक क्या करती थी, हर्ष का हाथ पकड़ लेती थी और दूर लहरों तक निकल जाती थी, इधर से उधर खेलती रहती थी। उसको देखकर जो है मंजरी का बड़ा मन करता कि मैं भी जो है खेलूं। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। कौन, कनक। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कनक की। कनक क्या है, एक दिन गई वो कि चलो भाई हम उसके क्या कहते हैं, उसके पिताजी गांव समुद्र किनारे रहते थे, मछली पकड़ना या सीपे कलेक्ट करना ये उनका काम था। एक दिन नाव लेकर गए और वो कभी लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। और क्या होता था, कनक क्या करती थी, कनक की माँ मछलियां पकड़ती थी समुद्र से लाती और उनको कलेक्ट कर बेचती। और जो क्या नाम कनक थी वो शंखों को कलेक्ट करती थी और उनकी मालाएं बनाकर बेचती थी। भाई उनके खाने पीने का कुछ तो आमदनी होनी चाहिए, पिताजी थे नहीं तो वो लोग इस तरीके से करते थे। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी और मंजरी कनक से बहुत चिढ़ती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी हर्ष के साथ उसकी दोस्ती, उसके पास आना बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। हर्ष के पिता, एक दिन हर्ष गया अपने पिताजी के, पिताजी जो है एक बहुत ही सुंदर सा खिलौना बना रहे थे। तो हर्ष ने पूछा, वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हर्ष ने काफी देर तक देखता रहा और फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, ये किसके लिए बनाया है इतना सुंदर? तो कलाकार ने उत्तर दिया, यानी कि उसके पिताजी ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मतलब कौन? मंजरी के लिए। मंजरी सबसे सुंदर थी तो उसने क्या बोला कि ये जो सबसे सुंदर लड़की है उसके लिए मैंने ये बनाया है। मंजरी सुंदर है ना? कलाकार ने बोला, मंजरी बहुत सुंदर है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। 2 दिन बाद उसका बर्थडे है तो तुम ये जो पक्षी है ये उसको भेंट में दे देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। हर्ष ये सुनकर बहुत खुश हुआ, बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया। वो बहुत खुश हुआ कि हाँ ये मैं मंजरी को दूंगा, और वो जो है मंजरी के पास चला गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है।
उसको पकड़ के लेके गया समुद्र के किनारे, फिर आपस में बात करने लगा कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। पूछता है उससे, तो मंजरी क्या कहती, हाँ पर तुम्हें किसने बताया? वो बोलती, हाँ मेरा बर्थडे तो है, लेकिन तुमको ये बात किसने बताई? तो उस क्या बोलता है हर्ष, बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? तो क्या बोलता है कि हाँ मुझे बाबा ने बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम उस दिन बर्थडे वाले दिन क्या करोगे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी, घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं। सुबह क्या करूंगी, सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर सभी को प्रणाम करूंगी, जितने भी बड़े लोग हैं भाई सबको हमें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करूंगी। और फिर उसके बाद जो है, जब मैं घर पे, अभी तो वो यहाँ हर्ष के यहाँ आई हुई थी, ऐसे वो घर पे रहती थी तो वो क्या करती थी, सभी सहेलियों को अपने यहाँ बुलाती थी, दावत देती थी और वे सभी नाचते गाते थे। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे हर्ष और मंजरी, और उठकर कब दूर तक समुद्र के अंदर चलते चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। सामने छोटी सी चट्टान थी, तो मंजरी से उसने बोला कि चलो हम लोग उस छोटी चट्टान तक चलते हैं। मंजरी काफी निडर हो चुकी थी, मतलब इतने दिन से समुद्र किनारे आ रही थी तो थोड़ा सा निडर हो गई थी। बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। अब ये दोनों बात कर रहे थे तो उसने दूर से देखा कि कनक एक बड़ी चट्टान पर बैठी हुई है। ये चीज हर्ष ने देखी। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तो कनक ने बोला, वो बड़ी चट्टान पे बैठी हुई थी, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ऊंची चट्टान पे बैठी थी। अब ये दूरी काफी थी, इतनी सारी दूरी थी, इतना इतना समुद्र पार करना था, तो ये चीज मंजरी नहीं पार कर पाती। तो हर्ष ने बोला कि मंजरी वहां नहीं आ पाएगी, कनक तुम ही यहां पर आ जाओ। उसे ईर्ष्या हुई। क्या हुआ, अब मंजरी ने भी कनक को देखा। अभी दोनों ने बात की तो मंजरी ने देखा, उसको बहुत ईर्ष्या, क्योंकि मंजरी कनक को पसंद नहीं करती थी। पर वहां क्यों नहीं जा सकती, वह क्या उससे कमजोर है? तो अब मंजरी को जब ईर्ष्या हुई तो मंजरी ने बोला, क्यों, वो क्यों, मैं यहां वहां से क्यों नहीं जा सकती, मैं कमजोर थोड़ी ना हूं, अब मैं वहां तक जाऊंगी। क्योंकि उसे गुस्सा था, भाई कनक वहां पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए उसने बोला कि मैं वहां जाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी ये सब चीजें सोच ही रही थी कि उसे एक शंख दिखाई दिया वहां पर। मंजरी अनजाने ही उसी ओर बढ़ चुकी। अब क्या हुआ, मंजरी क्या है, वो उसको अच्छा दिखा, वो चाहती थी मैं उसको पकड़ूं, तो वो उस तरफ बढ़ चली। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा की ओर लुढ़क गई। वो उसको उठाने ही चली थी, इतने में एक बड़ी लहर आई और मंजरी को धकेल दिया। मंजरी के पैर में ताकत नहीं थी कि वो पैर टिका पाती, और उसे धकेल दिया और वो कहाँ चली गई, बड़ी चट्टान की तरफ बहती हुई चली गई, जहां पर कौन बैठी थी, कनक। अब यहाँ था, यहाँ पर थी, तो एकदम से आया, वो इस तरफ बहती हुई चली गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। अब क्या हुआ, पानी के अंदर आ गई तो मंजरी के मुंह में सारा खारा पानी भर गया और उसने अपने होश खो दिए। यह सब आनंद फानंद में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष ने भी ये सब देखा तो उसने कोशिश करी कि वो बचाए, लेकिन हुआ क्या कि वो कोशिश करता उससे पहले एक और लहर आई और उसने मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष और दूर चला गया, मंजरी के पास जाना चाह रहा था, मगर उस लहर ने क्या किया, हर्ष को मंजरी से और दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अब इस लहर के बहाव से मंजरी जो है वो धक्का खाती और वो बड़ी चट्टान से लड़ जाती, तो उसको चोट आ जाती। लेकिन इससे पहले ही कनक उसमें वहां कूदी, उन दोनों के बीच में, यानी कि चट्टान और मंजरी के बीच में, जल्दी से उसने मंजरी को बचा लिया। दूसरे ही क्षण तीनों चट्टान पे थे, मतलब जल्दी से उसको कूद के बचाया और उसे चट्टान पर खींच लिया। और इधर से हर्ष भी चट्टान पर पहुंच गया, तो उधर कनक और मंजरी पहुंच गए, इधर हर्ष पहुंच गए, तीनों जो है उस बड़ी चट्टान पर पहुंच गए। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकला, क्योंकि उसको सब पानी भर गया था। खूब अच्छे से मला, उसको सहलाया और उसका जितना भी पानी था वो सब बाहर निकाला। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। अब मंजरी जब होश में आई तो उसने देखा कि उसको चोट नहीं लगी, वो बच गई।
पर वह बार बार कनक को देख रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी क्योंकि कनक ने उसको बचाया था। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी, यानी कि उसका जन्मदिन था 2 दिन बाद। अब अगर उस दिन चोट लग जाती तो उसको बर्थडे सारा खराब हो जाता, लेकिन बर्थडे पार्टी वाले दिन वो बिल्कुल भी ठीक थी, उसे कुछ चोट नहीं आई थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो जितने भी बच्चे थे सभी को दावत पर बुलाया और हर बच्चा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया था। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। तो कलाकार जिसके यहाँ मंजरी रुकी हुई थी वो बोलता है, अंत में, सबसे अंत में वो गिफ्ट देने के लिए आता है, तो वो बोलता है कि मैंने सबसे सुंदर गिफ्ट बनाया है और सबसे सुंदर लड़की के लिए, और वो सबसे सुंदर लड़की कौन है? मंजरी। तो वो मैं गिफ्ट उसी को दूंगा। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। उसके बाबा ने बनाया था वो खिलौना जो है उसने मंजरी को दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। वो खिलौना इतना सुंदर था कि वो बार बार उसको देख रही थी और खुश हो जाती थी। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी, जहां बैठी थी उसने सोचा, ये चीज उसके दिमाग में आई और तभी अचानक वो अपनी जगह से उठ गई। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसको गिफ्ट मिला था वो सुंदर सा पक्षी जो सीपों से बना था, जो कलाकार ने बनाया था, वो लिए हुए वो कहां पहुंची? कनक के पास पहुंची। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। उसको गिफ्ट मिला था मंजरी को, लेकिन उसने वो कनक को दे दिया। कहा कि नहीं, ये पक्षी तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। कनक से बोला कि तुम सबसे सुंदर लड़की हो, ये तुम ही, क्योंकि ये जो पक्षी बना है ये किसके लिए बना था? सबसे सुंदर लड़की के लिए। और सबसे सुंदर लड़की कौन है? कनक है। मंजरी देखने में सुंदर है, लेकिन कनक दिल की सुंदर थी। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे और सभी आश्चर्यचकित, इतना सुंदर पक्षी मंजरी ने कनक को दे दिया। सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उसे बधाई दे रही थी। सबको नहीं पता था कि उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, पार्टी से 2 दिन पहले क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि कनक ने ही मंजरी को बचाया था। तो इसलिए जब वो सब जान जाते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और दूर जो है लहरें भी कनक को बधाइयां दे रही होती है। सुंदर लड़की, इससे पहले वही हमने आपको अच्छे से ये सारा पार्ट पूरा समझाया कि क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर, पूरी कहानी के अंदर, और साथ ही इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। याद रखिए, जो भी कहानियां हम सुनते हैं हमेशा उसमें कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें शिक्षा मिली कि मन का सुंदर होना ज़रूरी है, ना कि तन का इतना सुंदर होना ज़रूरी है। जैसे कि कनक मन की बहुत सुंदर थी और वो मंजरी को बचा लेती है। तो ये पूरी कहानी हमने देखी थी। अब उसी पे आधारित कुछ प्रश्न पत्र हैं वो हमको दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो उन्हीं वही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं और चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। वाक्य जोड़ो, मतलब हमारे सामने 2-2 वाक्य दिए गए हैं। अब इन वाक्यों को हमें जोड़ना है। देखिए, ये जो वाक्य हम जोड़ने जा रहे हैं ये हम आप अभी तो हम जैसे ऐसे नॉर्मली जोड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो वाक्य के जब रूप भेद पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ, ये नहीं कि सिंपल सा एक खेल है, ये अभी आगे क्लासेस में आपके लिए पूरा एक टॉपिक रहेगा। ये जैसे अभी एक क्वेश्चन है वैसे पूरा एक टॉपिक रहेगा, आपको वो प्रश्न करने होंगे पूरे बहुत सारे। तो कैसे जोड़ेंगे, इनके कुछ नियम भी होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी हम इनको देखते हैं कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। जैसे दो क्वेश्चन दिए गए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने दिया गया है और फिर हम आगे करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है? सहेलियां नाचती हैं और गाती हैं। ये 2 हमारे पास में वाक्य दिए गए हैं। अब इन्हें जोड़कर हमें एक करना। तो क्या लिखा हमने? सहेलियां नाचती गाती हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, सहेलियां नाचती और गाती हैं। हमने 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में कंबाइन कर दिया। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है? लहरें उछलती हैं,
वे कूदती भी हैं। तो ये 2 सेंटेंस हैं। अब इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? लहरें उछलती कूदती हैं। फिर उसके बाद सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। तो क्या हम इसको कंबाइन करके करेंगे? सब बच्चे हंसते खेलते भी हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर इस वाक्य को भी कंबाइंड किया। अब नेक्स्ट क्या है? मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है। तो ये दोनों, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। अब इसको वैसे कंबाइन करेंगे हम, 2 अलग अलग वाक्यों को, पढ़ना लिखना जानती, 2 क्रियाओं को हमने आपस में कंबाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती। देखिए सभी जगह क्रियाएं कंबाइंड हुई हैं, जो अलग अलग क्रियाएं हो रही थी, जैसे यहाँ पर पढ़ना और लिखना। तो ये बीच की जो ये इतना जो ये था ये हमने हटा दिया, पढ़ना और लिखना जानती है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड कर रहे हैं। देखिए सभी जगह क्रिया शब्दों को हम कंबाइंड कर रहे हैं और जितने भी सहायक अलग से वाक्य थे उसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहानी से। अब कहानी जो हमने पढ़ी थी उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए। क्या पूछ रहे हैं? हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? भाई हर्ष और कनक समुद्र के किनारे ही रहते थे। उनका बचपन ही, मतलब उनकी पैदाइश ही समुद्र के किनारे हुई। उनका सारा जीवन, मतलब जितना भी, अभी वो 10-11 साल का हर्ष था और ऐसे ही 10-11 साल की कनक भी थी। तो ये लोग बचपन से ही समुद्र के किनारे रहे, तो उन्हें अच्छा से खेलना कूदना सब कुछ अच्छा आता था। तो वो समुद्र से परिचित थे, इसलिए उन्हें समुद्र से डर नहीं लगता था। तो क्या था? हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे, उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था। रत्न लिए वे समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। यानी कि वो जो रत्न कलेक्ट करने के लिए वो समुद्र की लहरों में, उनके पिताजी यही कार्य करते थे, उसके लिए वो समुद्र की लहरों के बीच ही जाते थे। तो वो बहुत ही अच्छे से समुद्र की लहरों में तैर सकते थे और वहां से जाके रत्न भी कलेक्ट कर सकते थे। हर्ष का पिता क्या काम करता था? तो जो हर्ष था उसके पिता क्या थे? वो एक कलाकार थे। वो तरह तरह के सीप पत्थर कलेक्ट करते थे और उनसे तरह तरह चीज़ें बनाते थे और जाकर बगल के शहर में बेच देते थे, जो उनकी इनकम होती थी। तो ये सब चीज़ें वो करते थे। तो कैसे लिखेंगे? हर्ष के पिता कलाकार थे, वो समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं बनाते थे, जिसे वह पास के बड़े नगर में बेच देते थे। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? भाई कनक के पिता क्या थे? एक बार समुद्र में नाव लेकर गए और वो कभी वापस ही नहीं आए। वापस नहीं आने का मतलब वो वहीं पर डूब गए, वो नहीं रहे। तो अब उसकी माँ क्या करती थी? मछलियाँ बेचती थी, पेट पालती थी, और कनक छोटे छोटे शंखों को कलेक्ट करके उनकी मालाएं बनाती थी और बेचती। यही उनका जीविका थी। जीविका मतलब इनको बेचती थी, पैसे मिलते थे और इसी से वो अपना खान पान और रहन सहन करते थे। क्या दिया? कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी कि माँ की कुछ हेल्प हो जाए, भी कुछ पैसे कलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं हमने किए। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पाठ में बन सकते हैं, इसलिए पाठ जब भी पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि पाठ के बीच में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।